नमस्कार, पाठशाला मंथन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत या 1857 के विद्रोह के बाद हुए भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा करेंगे। वास्तव में 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज पूरी तरह भयभीत हो चुके थे। इस घटना के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए सुधारों का उद्देश्य 1857 विद्रोह जैसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकना था तथा एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके भारत का उपयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक हित में करना था। भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत की संवैधानिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निदेशक कोर्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया। भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया नाम से नए पद का सृजन किया गया। नियंत्रण बोर्ड और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सारे अधिकार इस नए पद में समाहित कर दिए गए। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था जो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। भारत राज्य सचिव सहित सभी सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना था। सदस्य बनने के लिए यह आवश्यक था कि कम से कम 10 वर्ष तक भारत में सेवा दे चुके हों और नियुक्त के समय उन्हें भारत में आए अधिक से अधिक 10 वर्ष हुए हों। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई। अब वह क्राउन का सीधा प्रतिनिधि बन गया। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। अर्थव्यवस्था और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में भारत सचिव भारत परिषद की राय को मानने के लिए बाध्य था। अन्य सभी विषयों पर उसकी राय को मानने से इनकार कर सकता था। भारत के संवैधानिक विकास में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि इसके द्वारा भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार करते हुए उसमें 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ के रूप में शामिल किया गया। अब कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ के 5 हो गई। वायसराय की विधान परिषद में कम से कम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया था। उसमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी होना आवश्यक था, किंतु उनकी शक्तियां विधि निर्माण तक ही सीमित थीं। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीयों, पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देव नारायण सिंह और दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने भारत में सर्वप्रथम विभागीय प्रणाली पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, जो आपातकाल में 6 माह तक प्रभावी रह सकती थी। इस अधिनियम के द्वारा मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस दी गई तथा परिषद में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल कर उन्हें विधायी कार्यों में सहयोग करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। पर इस अधिनियम में कुछ कमियां भी थीं। गैर सरकारी सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर चर्चा करने का अधिकार नहीं थे। किसी भी विधेयक पर गवर्नर जनरल वीटो लगा सकता था। साथ ही ब्रिटिश संसद किसी भी विधि को अस्वीकार कर सकती थी, चाहे वो केंद्रीय तथा विधान परिषद द्वारा ही पारित क्यों न हो। 1885 ईस्वी के भारत में एक अखिल भारतीय संस्था के रूप में कांग्रेस की स्थापना हो गई और भारतीय जनमानस अपने अधिकारों को लेकर सतर्क हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व में प्रशासन में सहभागिता की मांग उठने लगी। भारत में प्रतिनिधि सभा की मांग की गई। ऐसे में भारतीयों के प्रबल जनमत को देखते हुए भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पारित हुआ। इस अधिनियम के माध्यम से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दिया गया। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 और अधिकतम 16 अतिरिक्त सदस्य निर्धारित किए गए। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना आवश्यक था। गवर्नर जनरल को उनके नामांकित करने के नियम बनाने का अधिकार प्राप्त था। गैर सरकारी सदस्यों के नियुक्त हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का
प्रावधान किया गया। परिषद के भारतीय सदस्यों को राजस्व व्यय तथा वार्षिक बजट पर बहस का अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही परिषद को इन मामलों में कार्यकारिणी से प्रश्न करने की शक्ति भी दी गई, लेकिन परिषद के अध्यक्ष को भारतीय सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त। निर्वाचन पद्धति को प्रारंभ किया जाना इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य विश्वविद्यालय, वाणिज्य मंडल, जिला बोर्ड और नगर पालिका द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन करने की जिस घृणित फूट डालो राज करो की नीति की शुरुआत की थी, इस नीति को आगे बढ़ाते हुए ब्रिटेन की सरकार ने भारत परिषद अधिनियम 1909 पारित। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार का लक्ष्य भारत परिषद अधिनियम 1892 के दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना तथा भारत में बढ़ते हुए क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे तथा लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई, तो प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य बहुमत में थे। केंद्रीय परिषद और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से 60 की गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या भिन्न भिन्न थी। विधान परिषद के सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पहले बजट पर वाद विवाद करने तथा प्रस्ताव पारित करने का अधिकार दिया गया। सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार मिला। इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय का वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद के साथ सहयोग करने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत में प्रादेशिक चुनाव हेतु व्यावसायिक और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया। जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई, जिसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स तथा जमींदारों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। उसके अनुसार मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। पहली बार केंद्रीय विधान परिषद हेतु मुस्लिम वर्ग के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके अनुसार मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार भारत की राजनीतिक समस्याओं और भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में पूरी तरह असफल हो जाने पर 1919 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल जेम्स फोर्ड तथा भारत सचिव मोंटेग्यू के परामर्श पर भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसे मोंटेग्यू जेम्स फोर्ड प्रतिवेदन भी कहा जाता है। तत्कालीन संवैधानिक सुधारों की मांग, होम रूल आंदोलन, प्रथम विश्व युद्ध आदि अनेक कारण से यह अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई, अर्थात केंद्रीय विधान परिषद का स्थान द्विसदनात्मक विधानमंडल ने ले लिया। नंबर 1, राज्य परिषद उच्च सदन। सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें 34 निर्वाचित एवं 26 मनोनीत होते थे तथा उनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। नंबर 2, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें 104 निर्वाचित, 40 मनोनीत होते। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का था। दोनों सदनों की शक्तियां समान थीं, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार केवल विधानसभा को था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची को अलग कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण को कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों में बांटा गया। हस्तांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, इसमें शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उद्योग, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण आदि शामिल थे। इन विषयों का संचालन गवर्नर तथा विधानसभा के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों से होता था।
नंबर 2, आरक्षित विषय रिजर्व्ड सब्जेक्ट, न्याय, पुलिस, पेंशन, रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, भूमि, अकाल सहायता, समाचार पत्र, सिंचाई, जल मार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह एवं सार्वजनिक सेवाएं आदि। आरक्षित विषय का संचालन गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाता था। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार किया। इसके तहत एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसी के परिणाम स्वरूप 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। इस अधिनियम द्वारा पहली बार भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसका कार्य इस अधिनियम के प्रभाव का अध्ययन करना था तथा 10 वर्ष बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की जांच करना था। 1861 के भारत परिषद अधिनियम से भारत में जो संवैधानिक विकास की यात्रा प्रारंभ हुई थी, उसका अंतिम चरण था भारत शासन अधिनियम 1935। यह अधिनियम अपर्याप्त ही सही एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इस अधिनियम में 321 धाराएं, 10 अनुसूचियां थीं। लंदन में 1930 और 32 के बीच 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और इस सम्मेलन की संवैधानिक सुधारों से संबंधित संस्तुतियों के परिणाम स्वरूप इस अधिनियम का निर्माण किया गया। इस अधिनियम में विधायी शक्ति का वितरण केंद्र और प्रांत के मध्य 3 सूचियों के अंतर्गत किया गया। केंद्रीय सूची, जिसके अंतर्गत 59 विषय थे, राज्य सूची, जिसके अंतर्गत 54 विषय थे, समवर्ती सूची, जिसके अंतर्गत 36 विषय थे। इस अधिनियम के द्वारा अवशिष्ट विषय पर विधि बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली लाया गया। संघ की 2 इकाइयां थीं। नंबर 1 ब्रिटिश भारत, नंबर 2 देशी रियासतें। इस अधिनियम की सबसे अच्छी बात यह थी कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया। देशी रियासतों ने अखिल भारतीय संघ का जबरदस्त विरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप यह कभी नहीं बन सकता। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। प्रांत में द्वैध शासन समाप्त कर उन्हें केंद्र में लागू कर दिया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया एवं विवादों के निपटारे के लिए भारत में 1 अक्टूबर 1937 को एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके निर्णय के विरुद्ध लंदन में प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। संघीय न्यायालय के पहले न्यायाधीश सर मोरिस गेवेयर बनाए गए थे। वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर दिया गया। साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर भारत से वर्मा को अलग किया गया। मुद्रा और शाख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। मताधिकार का विस्तार हुआ। लगभग 10% जनता को वोट देने का अधिकार दिया गया। मतदाताओं की संख्या 5 लाख से बढ़कर 35 लाख हो गई। प्रांतीय विधानमंडल का विस्तार हुआ। 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। 6 प्रांतों में असम, बंगाल, बिहार, मुंबई, मद्रास एवं संयुक्त प्रांत थे। इस अधिनियम द्वारा बिहार, उड़ीसा को अलग अलग प्रांत बना दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। 1919 में लोक सेवा आयोग का गठन, 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग का गठन, 1950 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन था। ये यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट था, इसलिए इसको यहीं पर हमने बता दिया। 1935 का भारत शासन अधिनियम जुलाई 1936 में लागू हुआ और इस अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव हुए। कांग्रेस को 5 स्थान पर पूर्ण बहुमत
असम और पश्चिम उत्तर प्रांत में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी और सिंध में मुस्लिम लीग की सरकार बनी। कुछ महत्वपूर्ण कथन। यह पूर्णतः सड़ा गला हुआ अस्वीकृत के योग्य मोहम्मद अली जिन्ना। यह इंजन रहित गाड़ी है जिसमें अनेक ब्रेक लगे हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे दास्ता का अधिकार भी कहा था। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। यह अधिनियम ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम अधिनियम था। इसके बाद स्वतंत्र भारत का अपना संवैधानिक इतिहास शुरू होता है। यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में और इतने कम वाद विवाद में पास हुआ। यह कथन है नॉर्मन डी पामर का। इस अधिनियम द्वारा माउंटबेटन योजना को वैधानिक रूप दिया गया। इसके अंतर्गत की गई प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटेन की सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। यह सत्ता दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंप दी जाएगी। प्रत्येक अधिराज्य में गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। संविधान के निर्माण हो जाने के बाद प्रशासन नवनिर्मित संविधान के अनुसार चलेगा। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा भारत में संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद समाप्त करके उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की गई। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बने, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग। जब तक दोनों संविधान सभा अपने अपने देश के लिए संविधान निर्माण नहीं कर लेती तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी और इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद का किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। अब जितना भी हम लोगों ने इस वीडियो में अध्ययन किया है या भारत के संवैधानिक विकास में जो एकदम की पॉइंट हैं या बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अंत में उनको एक बार हम दोहराएंगे। महत्वपूर्ण तथ्य। 1974 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 को सांप्रदायिक अधिनियम भी कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल अथवा निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट के आधार पर ही भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। लियोनेल कार्टिस प्रांतों में द्वैध शासन के जनक माने जाते हैं। ली आयोग की सिफारिश पर 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि तैयार करने का योगदान 1927 के साइमन कमीशन की रिपोर्ट और 1928 के नेहरू समिति की रिपोर्ट को जाता है। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना प्रस्तुत की गई थी जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया। डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन बने। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक रहा। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। इनका कार्यकाल 21 जून 1948 से 26 जून 1950 तक रहा।